हाय एवरीवन, आई वेलकम यू ऑल टू आवर चैनल। तो आज हम 1 मार्च 2021 की न्यूज़ डिस्कस करेंगे ऑफ द इंडियन एक्सप्रेस। एंड बिफोर स्टार्टिंग द सेशन प्लीज डू लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब टू आवर चैनल एंड प्रेस द बेल आइकन। सो लेट्स गेट स्टार्टेड। सबसे पहली जो न्यूज़ है दैट इज़ रिलेटेड टू इकोनॉमी। तो फ्यूल के प्राइसेस बढ़ने की वजह से जो अदर इंडस्ट्री हैं, मेनली कौन से सेक्टर, जो ट्रांसपोर्ट सेक्टर है, तो यहाँ पे फ्रेट रेट्स बढ़ रहे हैं। ठीक है, तो ये बोला जा रहा है कि बहुत सारी जो अदर इंडस्ट्री हैं और इसके अलावा ये वाली है, तो हायर फ्यूल प्राइसेस आर पुशिंग अप फ्रेट रेट्स। और ये क्या कर सकता है, इन्फ्लेशन को और ज़्यादा बढ़ा सकता है, जिससे डिमांड को में भी इम्पैक्ट देखने को मिलेगा। और करंट की अगर हम बात करें तो फ्यूल की जब हम बात करते हैं तो फ्यूल में 3 चीज़ें आती हैं, इंक्लूडिंग पेट्रोल, डीजल एंड नेचुरल गैस। तो ये तीनों ही अभी जीएसटी के अंतर्गत नहीं आते हैं। ठीक है, जीएसटी के जो रिजीम है, गुड्स एंड सर्विसेज टैक्स, which allows businesses to claim input tax credit on taxes paid on input when they pay goods and services on their products and services। तो इससे एक्सक्लूड एग्जाम्प्ट इसको रखा गया है। ठीक है, बाकी प्राइसेस फ्यूल्स के क्यों बढ़ रहे हैं, तो ये बेसिक चीज़ तो बताइए, क्योंकि टैक्सेस जो है हैवी एक्साइज ड्यूटी लगाई हुई है सरकार ने, है ना, इसमें ऑन डीजल एंड पेट्रोल। इसके अलावा जो ग्लोबल रिसोर्सेज हैं ऑयल के, वो क्या हो रहे हैं, डिप्लीट होते जाएंगे आने वाले टाइम में। इसके अलावा जैसे जो सऊदी अरेबिया है, तो एक तरीके से वो क्या कर रहे हैं, डेली आउटपुट है उन्होंने बहुत लिमिटेड स्टार्ट किया है, मतलब जो प्रोडक्शन है वो बहुत कंट्रोल तरीके से हो रहा है। और इसके अलावा जो डिमांड है वो बहुत ज़्यादा बढ़ रही है। रिटेल फ्यूल प्राइसेस जो है वो जो ग्लोबल क्रूड ऑयल है उससे मैच नहीं हो रहे हैं ना, वो 50% ज़्यादा हायर हो गया, ऐसा गवर्नमेंट का क्लेम है। तो इस वजह से ये फ्यूल के प्राइसेस राइज हुए हैं। देन यहाँ पे जो नेक्स्ट न्यूज़ है, यहाँ पे कुछ लोकेशन वाइज इन्फॉर्मेशन रहती है। इन ऑयल रिच इराक अ फ्यू वुमेन नॉर्म्स टेक रिस्क साइड। तो यहाँ पे जैसे ये लोकेशन है बसरा, ठीक है, तो ईरान में लोकेशन है। इसके अलावा इजरायली शिप इन दुबई फॉर असेसमेंट। तो यहाँ पे इसराइल ओन शिप थी जो गल्फ ऑफ ओमान में स्ट्रैटेजिक वाटर वे में पोर्ट, दुबई पोर्ट में ये जानी थी, लेकिन यहाँ पे एक्सप्लोजन हुआ वेर इट इज़ ड्यू टू बी असेस्ड इन ड्राई रॉक। ठीक है, तो द एम वी हेलोइस इसका नाम है, द एम वी हेलोइस रे एट अ डॉक इन दुबई। तो यहाँ पे देखो, जैसे गल्फ ऑफ ओमान के बारे में हमने पढ़ लिया। इसके अलावा जो इम्पॉर्टेंट लोकेशन है, पर्शियन गल्फ के बारे में आता है न्यूज़ में। तो ये सारी लोकेशन का एक बार हमें आइडिया होना चाहिए। तो यहाँ पे एक बार देख लेते हैं। ठीक है, पर्शियन गल्फ के बारे में देखें तो ये क्या है, ऑल्सो कॉल्ड द अरेबियन गल्फ। इट इज़ अ शैलो मार्जिनल सी ऑफ द इंडियन ओशियन दैट लाइज बिटवीन द अरेबियन पेनिनसुला एंड द सदर्न ईरान। यहाँ पे ये इसकी लोकेशन है। ठीक है, ये है पर्शियन गल्फ, और यहाँ पे ये है स्ट्रेट ऑफ हरमुज। ठीक है, ये पॉइंट यहाँ पे, एंड ये है गल्फ ऑफ ओमान। तो पर्शियन गल्फ की अगर हम बात करें, ये है बॉर्डर्ड, ये सारे हमने ऑलरेडी देख लिया कि 990 किलोमीटर की लेंथ है, और 340 किलोमीटर टू मिनिमम ऑफ 55 किलोमीटर जो स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज यहाँ पे है। एंड बॉर्डर्ड इन द नॉर्थ ईस्ट एंड द ईस्ट। ठीक है, तो यहाँ पे ये देखने को मिल रहा है कि ये ईरान में है। इसके अलावा क्या है, इराक इसके यहाँ पे वेस्टर्न पार्ट में आ गया। देन कुवैत है, ठीक है, और कतर सदर्न पार्ट में, सऊदी अरेबिया सदर्न में। ठीक है, तो कतर, बहरीन, सऊदी अरेबिया सदर्न, साउथ वेस्ट में, एंड नॉर्थ वेस्ट में क्या आ गया, कुवैत एंड इराक। सो ये यहाँ पे ऑयल रिजर्व के लिए बहुत फेमस है, एंड वन ऑफ द थर्ड ऑफ द वर्ल्ड्स एस्टिमेटेड प्रूवन नेचुरल गैस रिजर्व यहाँ पे ही देखने को मिलते हैं। तो कंसिडरेबल अमाउंट में देखें तो ऑफ सी ट्रेड पासिस थ्रू द गल्फ लीडिंग हैवी ट्रैफिक इन द रीजन। ठीक है, तो जो भी मतलब ये ऑयल ट्रेड वगैरह होता है तो यहाँ से ही होता है, इस वजह से यहाँ पे हैवी ट्रैफिक भी देखने को मिलता है। एंड देयर रिमेन्स एन इंसेसेंट ट्रैफिक ऑफ लार्ज टैंकर्स दैट कैरी ऑयल फ्रॉम द लार्ज मैरीन टर्मिनल सिचुएटेड इन ईरान, कुवैत, सऊदी अरेबिया, यूएई। ठीक है, ये सारी लोकेशंस पे। गल्फ ऑफ ओमान की बात करें तो ये नॉर्थ वेस्ट आर्म है ऑफ द अरेबियन सी, और ये अरेबियन पेनिनसुला और ईरान के बीच में है ये। ठीक है, ये ओमान और ईरान के बीच में ये है, यहाँ पे ये ईरान है ऊपर। ठीक है, और क्या है, इट इज़ 60 किलोमीटर लॉन्ग एंड कनेक्ट्स विद द पर्शियन गल्फ थ्रू द स्टेट ऑफ हॉर्मुज। स्टेट ऑफ हॉर्मुज से कनेक्ट करती है। ऑयल प्रोड्यूसिंग एरिया है ये पर्शियन गल्फ के ही साइड में। एंड इट ऑफर्स द ओनली एंट्रेंस फ्रॉम द अरेबियन सी एंड द इंडियन ओशियन इनटू पर्शियन गल्फ। ठीक है, तो ये ऑफर करती है एंट्रेंस अरेबियन सी से इंडियन ओशियन में भी इनटू पर्शियन गल्फ। दस द वर्ल्ड मेजर ऑयल एक्सपोर्टर्स इम्पोर्टर्स हैव अ जॉइंट इंटरेस्ट इन इट्स सिक्योरिटी। तो दोनों के ही यहाँ पे इंटरेस्ट भी होते हैं इन इस वाले रीजन में। ठीक है, बहुत इंपॉर्टेंट रीजन है गल्फ ऑफ ओमान। अगर पूरे वर्ल्ड के मैप में देखें तो यहाँ पे आ जाता है, ये पूरा अरेबियन पेनिनसुला है और यहाँ
की बात हो रही है। ओके, सो नेक्स्ट न्यूज़, ये वर्ल्ड अफेयर की बात करें तो यहाँ पे म्यांमार में बोला गया कि 18 किल्ड इन म्यांमार ऑन ब्लडीएस्ट डे ऑफ प्रोटेस्ट अगेंस्ट कू। तो यूनाइटेड ह्यूमन राइट्स की ये रिपोर्ट है, ठीक है, कोई ऐसी रिपोर्ट नहीं है। यूनाइटेड नेशन ह्यूमन राइट्स ऑफिस की तरफ से ये स्टेटमेंट आया है कि एटलीस्ट 18 पीपल डेड एंड ओवर 30 वाउंडेड, ठीक है। और ये हाईएस्ट सिंगल डे डेथ बोला गया प्रोटेस्टर की, जो पीसफुल डिमांड कर रहे थे कि जो इलेक्टेड गवर्नमेंट है आंग सान सू की, उनको रिस्टोर करना चाहिए पावर में। जब से मतलब February 1 से जो मिलिट्री है उसने अपने पावर, मतलब सिविलियन गवर्नमेंट की पावर ले ली। जो 2020 के नवंबर के इलेक्शंस थे उसमें जब लैंडस्लाइड विक्ट्री हुई थी आंग सान सू की पार्टी की, तो उन्होंने बोला कि ये फ्रॉडुलेंट इलेक्शंस थे, ठीक है, तो इस वजह से ये कर। देन लेटरल एंट्री इनटू ब्यूरोक्रेसी, रीजन, प्रोसेस एंड कंट्रोवर्सीज। तो यहाँ पे ये है, अभी यूपीएससी ने पिछले साल से ही मतलब क्या एडवर्टीजमेंट निकाली थी रिक्रूटमेंट के लिए कि क्या होना चाहिए, रिक्रूटमेंट होना चाहिए लेटरल एंट्री के थ्रू। मतलब जिन्होंने यूपीएससी ऑल इंडिया सर्विसेज के एग्ज़ाम पास नहीं भी किए हैं तो भी उनकी एबिलिटी और जो प्राइवेट सेक्टर का उनका एक्सपीरियंस है उसको कंसीडर करते हुए वो एलिजिबल हो सकते हैं जॉइंट सेक्रेटरी, है ना, या फिर और जो हाईएस्ट रैंक की जो मतलब रैंक की जो पोस्ट है उनके लिए। तो मेनली अगर हम अभी अगर सरकारी पूरे इंडिया में अगर सबसे हाईएस्ट रैंक देखें तो क्या होती है वो सेक्रेटरी, ठीक है। देन दूसरे नंबर पे आती है आपकी एडिशनल सेक्रेटरी, देन थर्ड नंबर पे आती है जॉइंट सेक्रेटरी, देन फोर्थ नंबर पे आपके जो आते हैं वो आपके आते हैं जो डिपार्टमेंट्स जो डायरेक्टर्स होते हैं, ठीक है। तो ये जॉइंट सेक्रेटरी के बाद में आ गए डायरेक्टर्स या फिर जो है डिप्टी डिप्टी सेक्रेटरी, ठीक है। तो ये आपके हो गए मतलब हायरार्की हो गई ये सारी। तो यहाँ पे ये बोला जा रहा है कि जॉइंट सेक्रेटरी और 27 ऑफ डायरेक्टर इन सेंट्रल गवर्नमेंट डिपार्टमेंट्स, तो ये अभी बोला गया था कि आप कर सकते हैं यहाँ पे ज्वाइन। एंड दीज इंडिविजुअल्स हु वुड मेक अ लेटर एंट्री इनटू द गवर्नमेंट सेक्रेटरीट वुड बी कॉन्ट्रैक्टेड। तो 3 से 5 साल के लिए कॉन्ट्रैक्ट बेसिस पे इनको लिया जाएगा। और ये जो पोस्ट है ये अनरिजर्व्ड है, मीनिंग वर मतलब इसमें कोई भी कोटाज वगैरह नहीं है SC STs एंड OBCs के लिए। तो यहाँ पे जो क्रिटिसिज्म इसका हो रहा था वो इसीलिए हो रहा था क्योंकि जो मतलब SC ST और OBCs को जो लोग रिप्रेजेंट करते हैं तो वो कह रहे थे कि इन सारे अपॉइंटमेंट्स में भी रिजर्वेशन होना था, लेकिन यहाँ पे सरकार नहीं कर रही है। इसके अलावा दूसरा क्रिटिसिज्म ये था इसका कि बीजेपी क्या कर रही है, बैकडोर से इन सारे अपने लोगों को ओपनली ला रही है। हु केयर्स अबाउट दोज कैंडिडेट हु आर प्रिपेयरिंग फॉर ईयर, जो सालों से तैयारी कर रहे हैं उनका मतलब क्या किसी को केयर, ठीक है। देन यहाँ पे कि व्हाट इज लेटरल एंट्री इनटू गवर्नमेंट। तो नीति आयोग ने अपने 3 साल का जो एक्शन एजेंडा था उसमें SGOs, तो ठीक है, सेक्टोरल ग्रुप ऑफ सेक्रेटरीज ऑन गवर्नेंस, तो उन्होंने ये रिपोर्ट सबमिट की थी February 2017 में ही। और यहाँ पे इन्होंने रिकमेंड किया था कि यहाँ पे क्या होना चाहिए, कुछ पर्सनल का जो मिडिल और सीनियर मैनेजमेंट लेवल से होते हैं उनका सेंट्रल गवर्नमेंट में इंडक्शन होना चाहिए। और ये जो लेटरल एंट्रेंस होंगे ये सेंट्रल सेक्रेटरीट के पार्ट होंगे, विच इन द नॉर्मल क्लॉज हैज़ ओनली कैरियर ब्यूरोक्रेट्स फ्रॉम ऑल इंडिया सर्विसेज सेंट्रल सिविल सर्विसेज के ही इक्विलेंट। अब ये बता दिया हमने कि ज्वाइंट सेक्रेटरी अपॉइंट किसके द्वारा किया जाता है, ACC के द्वारा, अपॉइंटमेंट्स कमेटी ऑफ द कैबिनेट के द्वारा, और ये थर्ड हाईएस्ट रैंक होती है आफ्टर द सेक्रेटरी एंड एडिशनल सेक्रेटरी, ठीक है। एंड अचीविंग द ट्विन ऑब्जेक्टिव इससे होगा कि ब्रिंगिंग इन फ्रेश टैलेंट एज वेल एज ऑग्यूमेंट द एबिलिटी ऑफ मैन पावर। अब ये बोला गया कि क्या मतलब गवर्नमेंट ने इससे पहले भी ये लेटरल एंट्री के अपॉइंटमेंट्स किए हैं, तो ये सेकंड राउंड है। ऐसा एडवर्टीजमेंट जब आया है रिक्रूटमेंट का, इससे पहले भी गवर्नमेंट ने 10 पोजीशन के लिए ज्वाइंट सेक्रेटरी जो डिफरेंट डिफरेंट मिनिस्ट्री और डिपार्टमेंट्स में थे 40 पोजीशंस, वहाँ पे मतलब डिप्टी सेक्रेटरी और डायरेक्टर लेवल की, तो वो रिक्रूटमेंट नोटिफिकेशन रिलीज़ किया था। और उस टाइम पे पार्टिसिपेट भी किया था, 6000 के करीब एप्लीकेंट्स थे। एंड जिसमें से जो सिलेक्शन हुआ था 9 इंडिविजुअल का हुआ था। तो इनको रिकमेंड किया गया था डिफरेंट मिनिस्ट्री एंड डिपार्टमेंट्स में 2019 में। इसमें से 2 जो थे काकोली घोष और इन्होंने ज्वाइन ही नहीं किया। और इसके अलावा जो अरुण गोयल थे उन्होंने रिज़ाइन कर दिया था दिसंबर में, वो प्राइवेट सेक्टर में ही रहना चाहते थे। बाकी के सबके नेम ये हैं, ठीक है, जिनको अपॉइंटमेंट अभी जो बने हुए हैं कॉन्ट्रैक्ट पे। तो यही सब बातें इसमें की गई है कि कॉन्ट्रेक्चुअल अपॉइंटमेंट्स नॉट ओपन फॉर कोटाज। तो ये ही लिखा गया
गया है कि जो अगर बात करें शेड्यूल कास्ट, शेड्यूल ट्राइब और ओबीसीज कैंडिडेट की, तो ये टेम्पररी अपॉइंटमेंट्स होते हैं विच आर टू लास्ट 45 डेज और मोर। और यहाँ पे अभी कोई भी इस तरीके की घोषणा नहीं की गई है कि मतलब ऐसा रिजर्वेशन यहाँ पे होगा। और क्योंकि इसे सिंगल पोस्ट कैडर कंसीडर किया जा रहा है, ठीक है, सिंगल पोस्ट कैडर, तो यहाँ पे रिजर्वेशन होते हैं वो अप्लाई नहीं होते हैं, क्योंकि जो पोस्ट होती है ईच पोस्ट टू बी फिल्ड अंडर दिस स्कीम इज अ सिंगल पोस्ट, तो रिजर्वेशन इज नॉट एप्लीकेबल। तो मेन कंसर्न यहाँ पे ये बताया गया है। देन पिक्सल इंडियाज डिलेड फ्लाइट टू न्यू स्पेस फ्रंटियर। तो पिक्सल एक ये बैंगलोर बेस्ड है पिक्सल, ठीक है, तो इन्होंने एक वास्ट कंसल्टेशन प्लान किया है अर्थ इमेजिंग सैटेलाइट्स का। तो ये क्या करेगा, जो भी मतलब ग्लोब है और बीम हाई रेजोल्यूशन इमेजरी है और जो डेटा है मतलब काफ़ी सारी एप्लीकेशन से रिलेटेड क्लाइमेट चेंज या एग्रीकल्चर अर्बन प्लानिंग, तो उसको क्या करेगा, मॉनिटर करेगा कंटिन्यूसली। तो ये सारे मतलब हमारे इंडिया में भी, जैसे अगर बात करें बाहर की, जैसे यूएसए, तो यूएसए में नासा का सपोर्ट कौन कर रहा है, स्पेस एक्स कर रहा है, प्लैनेट लैब्स कर रही है। तो इसी तरीके से इंडिया में भी इस तरीके के जो ये है पिक्सल इंडिया है ना, तो ये सारे ऑर्गेनाइजेशन यहाँ पे हेल्प कर सकते हैं इंडिया को भी, इसरो को भी। सो यहाँ पे अभी रिसेंटली PSLV C51 मिशन जो था ये अनाउंस किया गया था, एंड लॉन्च व्हीकल सक्सेसफुली इंजेक्टेड ब्राजील्स अमेजोनिया 1 सैटेलाइट एंड 18 को पैसेंजर सैटेलाइट्स इनटू देयर इंटेंडेड ऑर्बिट्स एंड प्री डिटरमिन्ड सीक्वेंसेस। तो अभी ये था कि मतलब ये जो है PSLV C51, तो ये एवरी पार्ट ऑफ द वर्ल्ड, तो वहाँ से ये इमेज ले सकता है, लेकिन मेनली अभी यहाँ पे जो ब्राज़ील है उसको, उसके लिए ही मतलब इसको स्पेसिफिकली लिया गया है, क्योंकि यहाँ पे फॉरेस्ट फायर हुई थी अमेजोन फॉरेस्ट को स्टडी करने के लिए मेनली, ठीक है। तो ये है, एंड द फर्स्ट ऑफ दीज सैटेलाइट्स कॉल्ड आनंद एंड वाज supposed to be on the PSLV C51 rocket that lifted from the Sriharikota launching range. एंड यहाँ पे कुछ इश्यूज भी थे ड्यूरिंग द टेस्टिंग, द कंपनी सेट गिवन द टाइम एंड एफर्ट। अब हमने एक आर्म भी पढ़ी थी किसकी, उसकी इसरो की कमर्शियल आर्म थी ना दो, एक तो क्या होती है अंतरिक्ष जिसे बोल सकते हैं, और दूसरी अभी एक दूसरी एजेंसी आई थी जो 2019 में ही गठित हुई थी, न्यू स्पेस इंडिया लिमिटेड, ठीक है। तो 2 ईयर ही से हुए हैं, तो इसका ये काफ़ी महत्वपूर्ण कदम है, ये फर्स्ट कमर्शियल वेंचर ऑफ इसरोज एंड इसरोज अर्लियर मार्केटिंग कंपनी एंट्रिक्स। ये तो काफ़ी ज़्यादा मतलब लिटिगेशन कॉन्ट्रोवर्शियल देवास डील की वजह से ये पड़ी हुई है। तो डेफिनेटली यहाँ पे ये बोला गया PSLV C55 इज गोइंग टू बी अ फर्स्ट ऑफ इट्स काइंड इन द कंट्री, इट इज़ गोइंग टू इनिशिएट अ न्यू एरा ऑफ स्पेस रिफॉर्म इन इंडिया, एंड प्राइवेट पीपल जो है और ज़्यादा अपनी जो इस एक्टिविटी को और आगे भी बढ़ाएंगे और अपना कंट्रीब्यूशन इसमें देंगे। तो इसी के अलावा जैसे यहाँ पे कुछ दिए हुए हैं यूनिसेट और स्पेस किड्स इंडिया, तो ये सारी नैनो सैटेलाइट डेवलप करेंगे और ये स्टडी करेंगे स्पेस के वेदर को और जो लॉन्ग रेंज कम्युनिकेशन टेक्नोलॉजीज़ हैं उसको डेमोन्स्ट्रेट करेंगे, ठीक है। फ्रंट पेज पे भी कुछ है इससे रिलेटेड, तो वो भी हम डिस्कस करेंगे। यहाँ पे गोइंग बैक टू स्कूल जो है, तो ये बोला गया है कि अभी स्कूल 1 साल बाद ओपन हो रहे हैं और कुछ स्कूल जो है अप्रैल से स्टार्ट हो जाएंगे। तो स्कूल्स और जो आंगनबाड़ीज़ हैं वो मार्च 2020 से ही लॉकडाउन के बाद से बंद थे, और अभी चिल्ड्रन जो है दोबारा से अब मतलब पहली बार जो सेकंड क्लास में आएंगे उनके लिए तो फर्स्ट टाइम होगा ना कि वो 2021 में अब पढ़ेंगे। सो चिल्ड्रन हु विल एंटर स्टैंडर्ड सेकंड इन अप्रैल हैव एक्चुअली नेवर बीन टू, वो कभी भी स्कूल का एक्सपीरियंस उनको नहीं रहा है। तो यहाँ पे ये कि जो नेशनल एजुकेशन पॉलिसी है उसको प्रैक्टिस में लाने के लिए काफ़ी सारे एक्शंस जो हैं और चैलेंजेस स्ट्रैटेजीज़ वो फॉर्मुलेट करनी होगी, ताकि हम लॉन्गर रन में क्या कर सके, किक स्टार्ट मूव और ट्रांसलेट कर सके अपने विजन को, है ना। तो ये है, एंड Anganwadi preschool that experiences from more than a year ago. Children going into first grade in April also have no preparation. उनकी कोई preparation भी है, और वो क्या कर रहे हैं, expecting these children along with their teachers and family to deal with the usual standard 1-2 curricula will be both unfair and undesirable. और ये है कि स्कूल जाना ही मतलब ये नहीं होता है कि आप जो लैंग्वेज स्किल्स है ना, और प्री मैथ ये सारे आप एक्वायर कर लो, बल्कि बहुत ज़रूरी होता है कि सोशल बिहेवियर और इमोशनल स्किल्स भी होनी चाहिए फॉर स्मूथ ट्रांजिशनल इनटू फॉर्मल स्कूलिंग। सो जो कि अभी हमारे मतलब आने वाले फ्यूचर के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, जो अभी लैक कर गई हैं पूरे 1 साल की वजह से, डिसरप्शन की वजह से। अब ये है NEP जो नेशनल एजुकेशन पॉलिसी 2020 थी, तो उसमें फर्स्ट बिल्डिंग ब्लॉक किसकी बात की गई थी एजुकेशन सिस्टम में, फाउंडेशनल स्टेज, है ना, फाउंडेशनल स्टेज को प्रायोरिटी दी गई थी। और इसमें भी ग्रुप 3 to 8 को मतलब ये बोला गया है कि फाउंडेशनल मतलब इस पर फोकस करेंगे। अब ये है कि 3 years ऑफ प्री स्कूल एक्सपोजर फॉलोड बाय 2 years इन प्राइमरी
school, and this belief is that this will lay solid foundation that is essential if children in India succeed to their life. अब ये है कि फाउंडेशनल स्टेज जो है वो यूज़फुल है चिल्ड्रंस के लिए, और एएसआर की रिपोर्ट भी यही कहती है कि जो बेसिक रीडिंग और अर्थमेटिक है तो मतलब वो तो आनी चाहिए। और इसके अलावा अगर हम एएसआर सर्वे की लास्ट टाइम की बात करें जो 2018 में हुआ था, तो इसमें 59 डिस्ट्रिक्ट को लिया गया था, ओवर 3,50,000 हाउस होल्ड्स को। एंड इसमें ऑल इंडिया जो रूरल एनरोलमेंट पैटर्न्स है जो एज ग्रुप 3 से और 8 के थे इंस्टीट्यूशनल सेटिंग्स में, तो ये देखने को मिला सर। तो देयर इज़ अ ग्रेट डील ऑफ स्टेट वाइज वेरिएशन, ठीक है, तो स्टेट वाइज वेरिएशन भी बहुत ज़्यादा होता है। अगर एग्जांपल हम बात करें कि जैसे जो उड़ीसा और छत्तीसगढ़ वाले स्टेट हैं, उड़ीसा एंड छत्तीसगढ़, तो यहाँ पे जो 3 से और 4 साल तक के जो बच्चे हैं वो आंगनवाड़ी स्कूल में जाते हैं, ठीक है, लेकिन बहुत ही कम ऐसे बच्चे हैं जो इनरोल्ड नहीं हुए हैं। इसी तरीके से हम अगर यूपी और राजस्थान की बात करें तो यहाँ पे बहुत ही कम संख्या में 3 से 4 एज ग्रुप के जो बच्चे हैं वो आंगनवाड़ी में इनरोलमेंट उनका हुआ है, बाकी वो कहीं पे भी इनरोल्ड नहीं है, ठीक है, तो ये वेरिएशन देखने को मिल रहा है। एंड चिल्ड्रन एंड फॉर फैमिलीज गुड आंगनवाड़ी कवरेज ब्रिंग्स इट हेल्थ इम्यूनाइजेशन और न्यूट्रिशन बेनिफिट्स, और ये उनके जो ओवरऑल डेवलपमेंट होता है उनके अर्ली ईयर्स में बहुत ज़रूरी होता है। एंड कोऑर्डिनेशन फ्लेक्सिबिलिटी की बात की गई है, ठीक है, कि डिफरेंट पैटर्न्स होते हैं, प्रोविजंस होते हैं, और स्टेट्स के पास अभी क्या है कि रिसोर्स का भी कंस्ट्रेंट उनके पास है। तो इसके लिए जो मिनिस्ट्री ऑफ एजुकेशन एंड वुमेन है और चाइल्ड डेवलपमेंट मिनिस्ट्री है, इनको क्या करना चाहिए कि इफेक्टिव वेज डेवलप करने चाहिए ताकि वो क्या कर पाए, मतलब सेंटर्स टू स्टेट टू डिस्ट्रिक्ट टू कम्युनिटी, इनको वर्क एक साथ काम करना चाहिए। और आंगनवाड़ी जहाँ स्ट्रॉन्ग है तो वहाँ उनकी जो स्ट्रेंथ है उसको रिप्लेस ना करके आप क्या करो, उसको लेवरेज करो और ज़्यादा बढ़ाओ, उसको स्ट्रेंथन करो। एंड इवन विद अ कॉमन गोल ऑफ प्रिपेयरिंग चिल्ड्रन वेल फॉर लेटर लाइफ, देयर मस्ट बी, ये होना ही चाहिए, ठीक है। तो वृंदा स्वरूप के बारे में यहाँ पे इन्होंने लिखा है कि वो इंडिया की मोस्ट एक्सपीरियंस एजुकेशन एडमिनिस्ट्रेटर हैं, तो उन्होंने भी यही बोला था रिसेंट वेबिनार में कि रोलिंग प्लान फॉर हाउ करेंट अर्ली ईयर्स प्रोविजन विल ट्रांजिशन इनटू स्कूल्स ईच ईयर बिल्डिंग ऑन द अचीवमेंट्स ऑफ द प्रीवियस ईयर, है ना, तो ये होने चाहिए, ज़रूरी है। एंड तो यहाँ पे काफ़ी क्रिटिकल जो क्वेश्चंस आता है वो क्या आता है उसको, मतलब जो अभी जैसे इम्प्लीमेंट करना स्टार्ट कर रहे हैं नेशनल एजुकेशन पॉलिसी 2020 को, कि जो FLN है दैट इज़ फाउंडेशनल लिटरेसी न्यूमरेसी मिशन है, तो इसको लॉन्च करना है। तो इसमें मतलब क्या एज होनी चाहिए बच्चे की, जो क्लास फर्स्ट की मतलब स्टार्टिंग से जो फर्स्ट ईयर ऑफ इनफॉर्मल स्कूल, तो कौन सा स्टैंडर्ड होना चाहिए और एज क्या होनी चाहिए। अगर हम बात करें अपने RTI एक्ट की, जो राइट टू एजुकेशन एक्ट 2009 का है, तो उसमें ये डिफ़ाइन किया गया है कि फ्री एंड कंपलसरी एजुकेशन मिलेगा, और किसको, किस एज ग्रुप को, 6 to 14 ईयर्स। तो 6 मतलब इनका मतलब तो ये हो गया ना कि 6 साल से बच्चा पहली कक्षा में पढ़ रहा है, छठवें एज का जब वो होगा, 6th ईयर का वो होगा, दैट मीन्स ही इज़ स्टडिंग इन क्लास 1। तो ये डिफ़ाइन कर रहा है, ठीक है। लेकिन ये है कि अलग अलग जो स्टेट्स हैं उनका ये प्रैक्टिस में डिफरेंट डिफरेंट चीज़ें हैं। और अगर हम बात करें जो गवर्नमेंट स्कूल्स के बच्चे होते हैं वो काफ़ी यंगर होते हैं देन प्राइवेट स्कूल्स का काउंटर पार्ट। यहाँ पे यूपी का एग्जांपल दिया हुआ है कि 2018 में 50% चिल्ड्रन ने इनरोल किया था गवर्नमेंट स्कूल में एंड द अदर हाफ इन प्राइवेट स्कूल्स, ठीक है। तो एक ये कंसर्न है। दूसरा फिर यही कि यहाँ पे जैसे री इमेजिनिंग करने के लिए किंडर गार्डन ये सब वाला कंसेप्ट जो है वो यहाँ पे किया है रादर देन प्री प्राइमरी एंड प्री स्कूल, है ना। तो यहाँ पे इन्होंने बाल वाटिका और बाल किंडर मीनिंग यंग चाइल्ड, वाटिका और गार्डन रेफरिंग टू गार्डन, तो उसका यहाँ पे इन्होंने जिक्र किया है। और ये काफ़ी ज़्यादा इम्पॉर्टेंट होगा उनके स्कूलिफिकेशन से बचाएगा ये इसको, मतलब एंड चिल्ड्रन को मतलब हैप्पीली जो है ये जो गार्डन का एक्सपीरियंस है तो वो सब चीज़ें करनी ही होंगी, है ना। जैसे टॉक डिस्कशन के थ्रू उनको स्टोरी रीडिंग और लिसनिंग और एक्सप्लोरिंग द वर्ल्ड अराउंड देम, क्वेश्चंस पूछें, वो अपने जो थॉट्स है फ्रीली एक्सप्रेस कर सकें उनको वर्ड्स में या फिर पिक्चर्स के थ्रू, और अपने मतलब उनको क्या लगे होम विद फैमिली एंड विद मूवमेंट रिस्ट्रिक्टेड टू द इमीडिएट नेबरहुड, है ना। तो ये सारी वजह से अभी क्योंकि
क्योंकि उनको ना ही उनको स्कूल वाला एटमोसफेयर मिला, ना ही वो अपने पड़ोसियों के मतलब बच्चों के साथ खेले कहीं पे, तो उनको घर में ज़्यादा उनका कुछ एंगेजमेंट नहीं हो पाया है। तो अभी ये है कि यूजुअल स्टैंडर्ड जो है फर्स्ट एंड सेकंड करिकुलम का एक्सपेक्टेशन मस्ट नॉट ओनली पुट साइड बट ऑल्सो वर्कड इन लाइट ऑफ द डिमांड्स इन टुडेज कंटेक्स्ट, ठीक है, और टुमारो और फ्यूचर, तो तीनों चीज़ों को देखते हुए ये आगे इम्प्लीमेंटेशन होना चाहिए इस पॉलिसी का, तो यही बच्चों के भविष्य के लिए भी सही रहेगा। यहाँ पे यही है। देन रूल्स विदाउट अ लॉ, तो ये ऑनलाइन सिविलिटी, अभी जो सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स के लिए डिजिटल कंटेंट के लिए जो अभी लॉ आए हैं, ठीक है, तो उसी चीज़ पे ये आर्टिकल डिस्कस किया गया है, जो काफ़ी आर्टिकल्स इसमें ऑलरेडी आ चुके हैं। तो इनको क्या बोल रहे हैं, सिग्निफिकेंट इंटरमीडिएटरीज, है ना, तो ये है। और इसका नाम क्या था, जो मिनिस्ट्री ऑफ मतलब यूनियन मिनिस्टर आर एस रविशंकर प्रसाद और प्रकाश जावड़ेकर ने अनाउंस किए थे कि द इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी इंटरमीडिएटरी गाइडलाइंस एंड डिजिटल मीडिया एथिक्स कोड रूल्स 2021। अब यहाँ पे ये चीज़ें दी गई हैं कि यहाँ पे इंटरमीडिएटरीज को तो मतलब वो सारे आप तो देख लेना कि 3 टियर सिस्टम है, एज सुटेबिलिटी के अकॉर्डिंग 5 कैटेगरीज में डिवाइड किया जाएगा, है ना, और जो चीफ कंप्लायंस ऑफिसर है वो होगा, और अपनी रिपोर्ट्स जो है इनको मंथली भी पब्लिश करनी होगी कि क्या कंटेंट कितना इन्होंने टेक डाउन किया है, कितना कंटेंट ये दिखा रहे हैं, पब्लिश कर रहे हैं, क्या क्या जो कंप्लेन आई है उनको इन्होंने टैकल डाउन किया है, तो ये सब रिपोर्ट भी इनको देनी पड़ेगी इनको। तो यहाँ पे मतलब एक तरीके से गवर्नमेंट को टारगेट किया गया है कि क्या गवर्नमेंट को भी अपने मतलब जो डेटा है वो भी तो गवर्नमेंट को पब्लिश करना चाहिए कि कितने इंटरमीडिएटरीज पे आपने एक्शन लिया है और आपने कितनी बार उनको ये समन भेजा है या ये भेजा है, तो ये इस चीज़ के लिए मतलब गवर्नमेंट क्यों नहीं लाइबल हो सकती है ना। अब यहाँ पे ये स्टार्टिंग कर रहे हैं बैकग्राउंड की 79 सेक्शन और 87 सेक्शन है जो आईटी एक्ट का, इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी एक्ट का, जहाँ से जो रूल्स थे ये पास हुए थे, है ना। तो रिलेट टू रूल्स अराउंड द एक्सम्पशन ऑफ लाइबिलिटी फॉर इंटरमीडिएटरीज। अब यहाँ पे एक केस का जिक्र नहीं है, बट आपकी क्लैरिटी के लिए मैं आपको एक बता देती हूँ। एक केस हुआ था 2004 के करीब वो केस था। उस टाइम पे क्या था, एक अविनाश बजाज थे, सीईओ थे एक कंपनी के, बाजी डॉट कॉम एक साइट थी। तो उस साइट में मतलब ईबे लाइक साइट थी वो, ठीक है। तो वहाँ पे क्या हुआ था कि अब मल्टीपल यूज़र्स होते हैं, अब जैसे आप फ्लिपकार्ट, अमेजोन, जबोंग कुछ भी यूज़ कर रहे हो, ठीक है, फेसबुक यूज़ कर रहे हो, तो इतने सारे यूज़र्स होते हैं। तो अब वहाँ पे आप कुछ भी पब्लिश कर सकते हो। तो उसने एक व्यक्ति ने, ही वॉज फ्रॉम वेस्ट बंगाल, तो एक 10 मिनट की सेक्स क्लिप जो थी वो अपलोड कर दी थी, ठीक है, बहुत ज़्यादा वल्गर क्लिप थी। और इसके लिए जो दिल्ली पुलिस है, दिल्ली पुलिस ने किसको अरेस्ट किया, जो उस कंपनी के अविनाश बजाज है, उनको अरेस्ट कर लिया था कि आप, यू आर द वन हु इज़ लाइबल फॉर दिस कंडक्ट, कि आपके प्लेटफॉर्म पे यू शुड हैव टेकन एक्शन और कंट्रोल आपको करना चाहिए था कि ऐसी चीज़ पब्लिश ना हो। अब वो उसके हाथ में नहीं है। मतलब आप यहाँ पे जैसे एग्जांपल भी दिए गए हैं कि जब जैसे अब व्हाट्सएप है या फिर कुछ भी, आप कोई मैसेजिंग ऐप पे किसी से, अपने फ्रेंड से सिग्नल पे आप चैट कर रहे हो किसी भी ऐप पे, तो आप जो उससे बातें कर रहे हो, तो वो कोई और मॉडिफाइड थोड़ी ना कर सकता है उसको, है ना। जो आप उसको वीडियो लिंक भेज रहे हो, तो वो कोई और मॉडिफाई नहीं कर सकता उसको। तो इसी तरीके से वहाँ पे भी वो जो इंटरमीडिएटरी था, यानी कि अविनाश बजाज, तो वो उसको यहाँ पे सीधा सीधा ब्लेम नहीं करना चाहिए। ही इज़ नॉट लाइबल, है ना, क्योंकि ये एक किसी बंदे ने ऐसे ही कर दिया है, मतलब जो वहाँ पे वेस्ट बंगाल में रह रहा है, और इसका सारी चीज़ों का मॉनिटराइजेशन अभी नहीं है इतना हमारे पास, ऐसा जो है कि सब पे सबको मॉनिटर किया जाए। तो यही था यहाँ पे, जो सो कॉल्ड इंटरमीडिएटरी थे, तो उनको सेफ हार्बर यहाँ पे मिला था फॉर अनलॉफुल कंटेंट ऑन देयर प्लेटफॉर्म शेयर्ड बाय थर्ड पार्टीज, है ना, जो थर्ड पार्टीज के द्वारा शेयर होता है। सो द लॉजिक ऑफ दिस सेफ हार्बर इज बेस्ड ऑन द फैक्ट दैट इंटरमीडिएटरीज हैव नो कंट्रोल, दे डू नॉट, क्योंकि वो क्रिएट नहीं कर रहे, तो वो मॉडिफाई नहीं कर सकते, वो कंट्रोल नहीं कर सकते रिलेवेंट कंटेंट और इन्फॉर्मेशन को ऑन देयर प्लेटफॉर्म, बट मेयरली इनेबलिंग शेयरिंग ऑफ कंटेंट केवल, है ना। तो यही है कम्युनिकेशन ऐप जो बता दिए कि वो सेलेक्ट और मॉडिफाई नहीं करते अपने कंटेंट को, एंड दे आर प्रोटेक्टेड फ्रॉम लाइबिलिटी व्हेन अनलॉफुल कंटेंट इज शेयर ऑन देयर प्लेटफॉर्म। तो यहाँ पे यही सब है कि जो अब जैसे सरकार ने सीधा सीधा बोल दिया कि आपको फर्स्ट ओरिजिनेटर जो है, यानी कि पहले जो ये जो चेन बन रही है जो मैसेजेस की, तो ये कहाँ से मतलब बन रही है, तो उसका पता आपको, उसका भी ब्यौरा देना पड़ेगा। तो यहाँ पे यही है कि जो एंड टू एंड इनक्रिप्शन है ना, तो इससे तो यही ब्रेक हो जाएगा, जो हमारी सिटीजन्स की जो प्राइवेसी है, तो प्राइवेसी को सिक्योर करता है, लेकिन यहाँ पे ऐसा नहीं होगा। तो इन्फॉर्मेशन रिक्वायर्ड इन जुडिशियल और इन्वेस्टिगेटिंग प्रोसीडिंग्स फर्स्ट ओरिजिनेटर, तो ये चाहिए होगा, तो ये वायलेट करता है ना, कि जो हमारी जो मैसेजिंग ऐप है, तो इन्होंने हमें प्रॉमिस किया है, हमारी प्राइवेसी ऑफ कम्युनिकेशन विल लाइकली नीड टू चेंज। तो यही है कि ये सारी चेंज होंगी, इसमें डिफरेंट और रिक्वायरमेंट की ज़रूरत होगी।
क्योंकि जब क्रूशल इनक्रिप्शन टेक्नोलॉजी है तो सरकार अगर इनसे मांगेगी डेटा तो ये तो हैंड ओवर करेंगे। ये भी चीज़ बोली है कि 72 आवर्स में ही, जैसे जब रिटर्न ऑर्डर या फिर रिसिट आपको मिल रही है गवर्नमेंट की साइड से, तो आपको तुरंत ही क्या करना पड़ेगा, उनको जवाब देना पड़ेगा 72 घंटों के अंदर, है ना। तो यही है, द रूल्स रिक्वायर सिग्निफिकेंट सोशल मीडिया इंटरमीडिएटरीज टू पब्लिश कंप्लायंस रिपोर्ट एवरी मंथ मेंशनिंग द डिटेल्स ऑफ कंप्लेंट रिसीव्ड एंड एक्शन टेकन। तो क्या सिमिलर रिपोर्ट्स रिलीज की जा सकती हैं बाय मॉनिटरिंग अथॉरिटीज़ एंड गवर्नमेंट, है ना, कि वो क्या कर रहे हैं रिगार्डिंग देयर एग्रीगेट रिक्वेस्ट फॉर इन्फॉर्मेशन फ्रॉम दीज इंटरमीडिएटरीज। तो गवर्नमेंट्स को भी यहाँ पे डिफाइन मतलब क्या करना होगा, डिफरेंट हैमर्स का यूज़ करना पड़ेगा, टूल्स का, कि सेफ स्पेस एक हो यूज़र्स के लिए, और एक वाइडर टूल किट की ज़रूरत है फॉर गवर्नमेंट टू बिल्ड अ फ्रेमवर्क एंड रिस्पेक्ट इंडियन हु यूज़ दिस प्लेटफॉर्म, जो यूज़ कर रहे हैं ऑनलाइन प्लेटफॉर्म को। तो यही सब यहाँ पे बात की गई है। देन ये जो आर्टिकल है प्रोजेक्ट इन स्लो मोशन, तो यहाँ पे बजट में हमने डिस्कस किया गया था कि जो टॉप है, टॉप क्या है, टोमेटो, अनियन एंड पोटैटो, है ना। तो ये ही ऑपरेशन ग्रीन के अंतर्गत आती थी, इनको ही कवर किया जाता था इन मेजर क्रॉप को। लेकिन अभी रिसेंटली जब 2021 का 2022 का जो फिनेंस मिनिस्टर निर्मला सीतारमण के द्वारा बजट अनाउंस हुआ, तो उसमें ऑपरेशन ग्रीन के तहत इसे बोला कि टॉप स्कीम को क्या करेंगे, ऑपरेशन ग्रीन के तहत इन वाले जो क्रॉप्स हैं उनमें 22 पेरिशेबल कमोडिटीज़ को और ऐड किया जाएगा। लेकिन अभी इसकी लिस्ट नहीं रिलीज़ की है कि कौन से वो होंगी, लेकिन ये काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट ये होगा, ठीक है। तो 2018 में ऑपरेशन ग्रीन स्टार्ट हुआ था, काफ़ी यूज़फुल है, और अभी देखते हैं कि किस तरीके से इसने प्रोग्रेस किया है। सो देयर वर 3 बेसिक ऑब्जेक्टिव जब ऑपरेशन ग्रीन लॉन्च हुआ था। पहले तो ये कि एक जो प्राइस वॉलेटिलिटी है इन 3 लार्जेस्ट वेजिटेबल इन इंडिया, ठीक है, वो कंटेन होगी इससे। सेकंड ये था, इट शुड बिल्ड एफिशिएंट वैल्यू चेन्स ऑफ दीज फ्रॉम फ्रेश टू वैल्यू एडेड प्रोडक्ट्स विद अ व्यू टू गिव अ लार्जर शेयर ऑफ द कंज्यूमर रुपी टू द फार्मर्स। तीसरी बात ये थी कि ये क्या करेंगे, जो पोस्ट हार्वेस्ट लॉसेस होते हैं, ठीक है, तो उसको भी रिड्यूस करेंगे बाय बिल्डिंग मॉडर्न वेयर हाउसेज एंड कोल्ड स्टोरेज वेर एवर नीडेड। एंड फिर ये है कि जो मिनिस्ट्री ऑफ फूड प्रोसेसिंग एंड इंडस्ट्री है अंडर जॉइंट सेक्रेटरी, तो उनको ये क्या करना था, मतलब उसमें ये हाउस्ड होती है स्कीम, और इन्होंने इनवाइट किए थे ये सारे प्रोग्राम मैनेजमेंट एजेंसी के कि इम्प्लीमेंटेशन इसका करना होगा, ठीक है। अब यहाँ पे ऑपरेशन फ्लड की भी बात हुई थी। ऑपरेशन फ्लड, श्वेत क्रांति जब हुई थी, वर्गीस कुरियन का नाम इसमें काफ़ी ज़्यादा रिनाउंड ये थे, ठीक है, ऑपरेशन फ्लड को जो लीड करने वाले थे। तो यहाँ पे ये है कि ऑपरेशन फ्लड के ही जैसे मतलब ऑपरेशन ग्रीन को भी चलाना चाहिए, ठीक है। जो मिल्क सेक्टर में हमने अभी तरक्की की है, इतनी ज़्यादा प्रोग्रेस हुई है कि हम क्या बन गए, वन ऑफ द वर्ल्ड लार्जेस्ट मिल्क प्रोड्यूसर बन गए हैं हमारी कंट्री, क्रॉसिंग ऑलमोस्ट 200 मिलियन टन्स ऑफ प्रोडक्शन बाय नाउ। तो ये सारे भी बहुत ज़्यादा चैलेंजिंग होगा ऑपरेशन ग्रीन, ऑपरेशन फ्लड से, क्योंकि ईच कमोडिटी अंडर ऑपरेशन ग्रीन हैज़ इट्स ओन स्पेसिफिसिटी एंड प्रोडक्शन एंड कंजम्पशन साइकिल, अनलाइक द होमोजेनिटी ऑफ मिल्क एज अ सिंगल कमोडिटी, है ना। तो ये सारे कुछ चैलेंजेस इसके यहाँ पे बताए गए हैं। लेकिन ये है कि आप जितने जो मिल्क सेक्टर की बात करें तो हमारे वहाँ पे जो कोऑपरेटिव्स हैं जैसे AMUL है और फार्मर्स हैं, तो उनको ऑलमोस्ट 75-80% जो है कंज्यूमर पे करते हैं उनको मिलता है। तो काफ़ी ज़्यादा ऑपरेशन फ्लड ने ट्रांसफॉर्म किया है इंडिया के मिल्क सेक्टर को। इसी तरीके से ऑपरेशन ग्रीन भी हमारे ये सारी सेक्टर्स को क्या कर सकता है, इम्प्रूव कर सकता है। लेकिन इसी तरीके से यहाँ पे भी सेपरेट जो बोर्ड है वो बनाया जा सकता है टू स्ट्रैटेजाइज द इम्प्लीमेंटेड OG स्कीम, यानी कि ऑपरेशन ग्रीन स्किन के लिए, और मोर ऑन द लाइंस ऑफ द नेशनल डेयरी डेवलपमेंट बोर्ड, है ना, जैसे कि इसके लिए बनाया गया था मिल्क के लिए, विच कीप्स इट सेल्फ इन आर्म लेंथ फ्रॉम द गवर्नमेंट कंट्रोल। सेकंड है कि हमें जैसे वर्गीस कुरियन की तरह एक इस बोर्ड को हेड करने वाला कोई व्यक्ति चाहिए जो OG को हेड करेगा, एंड लीडर हु इज़ रिस्पेक्टेड फॉर हर इंडिपेंडेंस, हिज इंडिपेंडेंस एज वेल एज कमिटमेंट एंड कॉम्पिटेंस टू गिव अ डिफरेंट शेप टू हॉर्टिकल्चर सेक्टर वैल्यू चेन, है ना। और 5 ईयर टर्म इस व्यक्ति का होना चाहिए, एम्पल रिसोर्सेज होने चाहिए, और अकाउंटेबल होगा जो भी रिजल्ट्स वगैरह डिलीवर करेगा। तो ये है, ठीक है। टॉप क्रॉप्स अंडर OG इज़ नॉट वेरी ट्रांसपेरेंट एंड क्लियर। द रीज़न इज़ वाई सम जो इंपॉर्टेंट डिस्ट्रिक्ट हैं वो क्योंकि लेफ्ट आउट कर दिए हैं गए हैं। अब जैसे कि लेस इंपॉर्टेंट डिस्ट्रिक्ट हैं वो उनको भी इंक्लूड किया गया है, जैसे कि नासिक है, ठीक है। नासिक जो है वेल नोन टोमेटो ग्रोइंग रीजन है, ठीक है, लेकिन नासिक को क्या किया गया है, इससे हटाया गया है। एंड विद वन ऑफ द लार्जेस्ट टोमेटो मंडीज पीपल गाँव में है, तो इसको भी एक्सक्लूड किया गया, इसको भी नहीं ऐड किया गया है। और जो लेस इंपॉर्टेंट
डिस्ट्रिक्ट हैं जैसे उड़ीसा में केंदुझार, मयूरभंज, गुजरात में साबरकंठा, आनंद खेड़ा, ठीक है, वेस्ट बंगाल है तो इनको इंक्लूड किया गया है। इसी तरह जैसे बिहार में नालंदा है तो वहाँ पे ऑनलाइन मतलब ऑनियन क्लस्टर है तो उसको इंक्लूड किया गया है, लेकिन औरंगाबाद डिस्ट्रिक्ट में महाराष्ट्र जो है वहाँ पे वाइट ऑनियन ग्रोइंग रीजन है तो उसको हटा दिया गया है। तो ये कुछ रीज़न है जो कि क्या है अभी बहुत ज़्यादा मतलब ट्रांसपेरेंट और क्लियर ये स्कीम नहीं है ना, ऑपरेशन ग्रीन स्कीम। तो ये सब सब है। And subsidy will have to be made innovate with new generation entrepreneur startups and FPOs। अनाउंसमेंट जो किया गया है कि एक एडिशनल 10,000 FPOs होंगे अलॉन्ग विद द एग्रीकल्चर इंफ्रास्ट्रक्चर फंड। तो ये न्यू फॉर्म लॉज आर ऑल प्रोमिसिंग बट नीड टू बी इम्प्लीमेंटेड फास्ट, तो इसकी ज़रूरत है। द रोड टू डी कार्बनाइजेशन, तो डी कार्बनाइजेशन की बात जो है ये बहुत ज़्यादा होती है और मोस्ट ऑफ द गवर्नमेंट की वोकेबलरी में ये वर्ड रहता है। तो यहाँ पे ये चीज़ है कि governments must remove obstacles of poorly designed planning system, fragmented regulatory mechanism, lack of investment। ठीक है, तो यहाँ पे जो क्लाइमेट चेंज है उससे जो इतने ज़्यादा ड्रास्टिक इम्पैक्ट देखने को मिल रहे हैं उसके भी बारे में जिक्र किया गया है। और जो बोला गया है कि हमारे जो एग्रीमेंट है ना तो उनको मतलब क्या करना चाहिए, उनको टारगेट अचीव करने के लिए काम करना चाहिए कि वो अचीव हो पाए जो एग्रीमेंट किए गए हैं। जैसे कि जो फॉसिल फ्यूल्स हैं तो फॉसिल फ्यूल्स को क्या करना चाहिए, जो उनको रिप्लेस करना चाहिए क्लीन एनर्जी के थ्रू। इलेक्ट्रिसिटी शुड बी इंक्रीजिंगली जनरेटेड फ्रॉम सोलर एंड विंड। और जो ट्रांसपोर्ट है वो उसको स्विच करना चाहिए इंटरनल कंबंशन इंजन्स टू इलेक्ट्रिक व्हीकल्स में, ईवीज में। एंड एनर्जी डिमांड शुड बी कंजर्व्ड एंड मोर एफिशिएंटली कंज्यूम्ड। और टेक्नोलॉजी और इनोवेटिव जो है इनोवेशन ये मतलब ये सारी होनी चाहिए एक्टिविटी सेंटर पीस में। एंड फेबररी 7 में जो हमें देखने को मिला उत्तराखंड में नंदा देवी में, जब एक चंक ऑफ जो ग्लेशियल था है ना वो ब्रस्ट हो गया था, ट्रिगर्ड फ्लैश फ्लड जो आए थे डाउन स्ट्रीम में। तो मतलब देखो अब इस वाली चीज़ को तो कोई भी कंट्रोल नहीं कर सकता है जो ग्लेशियल ब्रस्ट हुआ था, लेकिन क्या अवॉइडेबल सिचुएशन हो सकती थी जो वहाँ पे जो डाउन साइड में जो हमें डैमेज देखने को मिला बहुत ज़्यादा। इसी की तरह यहाँ पे फेबररी 13 का एग्जाम्पल दिया है यूएस में टेक्सास में जो एक सीवियर कोल्ड स्नैप क्रैश हुआ था इलेक्ट्रिसिटी ग्रिड सिस्टम में। तो वहाँ पे भी काफ़ी जो पूरा स्टेट था डार्कनेस में चला